तो एक तरफ जहां दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का नजारा बिल्कुल बदला नजर नहीं आ रहा था। वो नजारा वैसा ही था जैसा वो कश्मीर छोड़कर आई थी। पत्थरबाजों का आलम वैसा ही था और कश्मीर में आज भी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई। एक तरफ जहां दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का नजारा ठीक वैसा ही था जैसा महबूबा मुफ्ती कश्मीर में छोड़कर दिल्ली आई थीं। वहां पत्थरबाजों का आलम वैसा ही था जैसा मुफ्ती छोड़कर आई थीं। कश्मीर में आज भी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई। करीब एक हफ्ते के बाद कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुले थे, लेकिन नजारा बिल्कुल नहीं बदला। पत्थरबाजी को लेकर ही स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे। पत्थरबाजी को लेकर पुलवामा में एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों पर सेना की जवानों की सख्त कार्रवाई पर छात्र भड़क उठे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। घाटी के हालात आज भी वैसे हैं जैसे एक हफ्ते पहले थे। मुंह पर कपड़ा बांधे स्कूली छात्र जवानों पर पत्थर बरसा रहे थे। कुछ के हाथों में काले झंडे भी थे। स्कूली वर्दी, कमर पर बैग और हाथों में पत्थर। इन तस्वीरों को देखकर आप घाटी के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ ये तस्वीरें और दूसरी तरफ दिल्ली में सीएम महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में पत्थरबाजी का मुद्दा भी उठा। महबूबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पत्थरबाजी के लिए युवाओं को भड़काया जा रहा है। विदेशों से सोशल मीडिया के जरिए ऐसा किया जा रहा है। हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, उसका भी डिस्कशन हुआ जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे, इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पे जोर दिया। कश्मीर घाटी में दिनों दिन बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने घाटी में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया। बता दें कि सरकार को खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर मिली थी कि कश्मीर में युवाओं को सोशल मीडिया की मदद से भड़काया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने कश्मीर में सोशल साइट्स पर बैन लगा दिया। लेकिन सोशल साइट बैन करने के बावजूद भी कश्मीर के हालात बेकाबू हैं। सवाल ये कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी पीडीपी का गठबंधन है, बावजूद इसके सरकार इन पर अंकुश लगाने पर नाकाम कैसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो पत्थरबाज आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कश्मीर की जो स्थिति है वो वैसी ही है जैसी पिछले हफ्ते से लगातार पत्थरबाज जो हैं वहां पे सक्रिय हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन हैं, शरद त्रिवेदी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और राजीव शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल और कश्मीर मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुष्परंजन के पास हम चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पुष्परंजन, कैसे ठीक होंगे ये माहौल, कैसे ठीक होगा जो पिछले कई दिनों से एक आग में, हम कह सकते हैं पत्थरबाजी की आग में जो कश्मीर जल रहा है, ये कैसे ठीक होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है आज जिस हालात में हम कश्मीर को देख रहे हैं? जब वहाँ पर जो ये ई रोक लगती है वहाँ पर, तो घाटी में उसका नाम दिया गया है ई कर्फ्यू। और जो एनालिसिस वहाँ पर होती है, जो वहाँ का मीडिया, घाटी का जो मीडिया है, वो कहता है सिलिकॉन वैली और कश्मीर वैली, ये दो अलग अलग वैली हैं जहाँ पर ई कर्फ्यू सिलिकॉन वैली में तो कभी नहीं लगता है। दुनिया का सबसे प्राइम और सिंबॉलिक एक तरह से आप मान के चलें इंटरनेट सर्विसेज के लिए। उसी तरह से कश्मीर वैली को जब रोका जाता है कि आप इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो सवाल वहाँ घाटी में लोग उठाते हैं, वहाँ का मीडिया उठाता है। लेकिन मीडिया भी वहाँ उसका पुनर्लोकन नहीं करता है कि क्या वजह है, किस वजह से सरकार को विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है कि आप उसको रोकना है किसी भी तरीके से। और ये पहली बार नहीं, ये लगातार कई बार 2014 से भी पहले रोका गया है एक्सेस नहीं हो, क्योंकि घाटी में इस समय 1 लाख से ज़्यादा कनेक्शंस हैं मोबाइल के और लगभग 38 लाख के आसपास इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें कि 4G वगैरह की भी सुविधा एक तरह से बीच बीच में मिलती रही है।
उसको अभी सरकार को लगता है कि हमने अगर रोक दिया, इस पर रोक लगाई, किस तरह से पाबंदी आयत की है, हाँ, तो पत्थरबाजी रुक जाएगी या और भी कम्युनिकेशन रुक जाएगा। हाँ, कहीं कहीं कमी जरूर आई है, लेकिन सरकार को उन उपायों पर भी देखना पड़ेगा कि कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे ब्रेन वॉश करेंगे, कैसे जो भटके हुए युवा हैं उनको रास्ते पर लाना है। और उसके तमाम उपायों पर सरकार अगर अभी गंभीर हुई है तो पहले क्यों नहीं गंभीर हुई? हाँ। पहले जब आपकी गठबंधन सरकार जब शुरू से चली आ रही है, हाँ, उस समय भी इन उपायों पर बात हो सकती थी। उन उपायों पर इस समय आपको चिंता कैसे हुई, जबकि बीच में आपने एक सवाल उठाया था कि नोटबंदी के बाद इन पे पाबंदी लग जाएगी। हाँ। लेकिन पाबंदी लगी नहीं, ये सिलसिला अभी चल रहा है अभी भी। और मैं सीमा पार मुजफ्फराबाद और उस तरफ इंटरनेट कनेक्शन की जो सुविधाएं देख रहा हूं, तो वहाँ इस तरह की पाबंदी आयद नहीं होती है। आज़ाद कश्मीर जो उन्होंने नाम अपना दे रखा है, तो सो कॉल्ड गुलाम कश्मीर है एक तरह से। हाँ। तो वहाँ भी प्रोटेस्ट होता है, वहाँ भी चीज़ों को दबा देते हैं वो लोग। हाँ। उस वॉल्यूम में नहीं होता है, तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज स्मूथली चल रही हैं। तो ये भी देखने की बात है कि सरकार वहाँ क्या, जो पाकिस्तान की सरकार है वो अपने यहाँ जो सप्रेस करती हैं अलगाववाद को, कैसे वहाँ का जो अलगाववाद है या वहाँ जो वैसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको किन मेजर्स के तरीके से रोका जाता है, कैसे ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, ये भी हमारे विमर्श का विषय होना चाहिए। ठीक है, शरद त्रिवेदी हैं। त्रिवेदी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये सरकार की क्या नाकामी नहीं है कि आपकी सेंटर में भी सरकार है, आपकी स्टेट में भी आपका पीडीपी के साथ गठबंधन है, बावजूद इसके हालात जस के तस हैं, वो सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए, ये जो इसकी सारी कहानी जो है वो एक पहलू हमारे यहाँ है, और जो तकरीबन 80% इसका जो कहानी का हिस्सा है वो पाकिस्तान में होता है। और वहाँ से जो है उन्होंने जब अफगानिस्तान से जब कहानी वहाँ की लड़ाई ख़त्म हुई, तो उन्होंने वहाँ के जो उज़्बेक और जो बाकी गैर पाकिस्तानी या गैर हिंदुस्तानी जो लोग थे उनको यहाँ भेजना शुरू किया, क्योंकि वो समय खाली हो गए थे वहाँ से। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जब वो यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं को अंजाम देते थे और पकड़े जाते थे, तब उस समय ये था कि उनकी बदनामी होती थी कि पाकिस्तान से वो लोग यहाँ आए हैं। फिर उन्होंने जो दूसरा इसका जो चरण हुआ, जिसमें उन्होंने लोकल आतंकवादियों को तैयार करना शुरू किया, जिसमें लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तारान मिल्लत, ये सारे संगठनों ने काम करना शुरू किया। फिर जब इन पे भी अंकुश लगना शुरू हुआ और नाकेबंदी हुई, फेंसिंग हुई बॉर्डर पे, तो हथियारों को लाना जो है और मुश्किल हो गया। हाँ। तो जब इस तरह की घटनाएं जो है उनमें दिक्कत आने लगी, और ख़ासतौर से जब जो जाड़े का समय होता है, जब बर्फ़ गिरती है, तो हथियारों का लाना या बाहर से आतंकवादियों को भेजना तकरीबन बंद हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि अब अगर हम उसको लोकल घटना को अंजाम देते हैं, तो लोकल लोगों को अगर हम तैयार करते हैं, पैसे देते हैं, तो वो जो किराए के पत्थरबाज हैं और उनको अगर प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई होती है, तो फिर वो मानवाधिकार का सवाल आ जाएगा। तो ये इसके 3 चरण में ये कहानी हुई है। और इसमें भारतीय सरकार ने जो अपनी तरफ से कर सकते थे, या जो कश्मीर सरकार है जो अपने तरफ से कर सकती थी, वो अभी भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे। लेकिन जब एक देश की ताकत, ये जो भारत में आतंकवाद है वो अकेला आतंकवाद है विश्व में, जहां एक पूरे देश की ताकत लगी, बाकी जो है वहां संगठन काम करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जो है पूरा देश, जो पाकिस्तान है, उसकी पूरी सैन्य शक्ति, जो खुफिया विभाग की शक्ति है, पैसे की शक्ति है, वो सारी इसमें लगी हुई है। तो उस पहलू को हम लोग बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, जिस वजह से ये घटनाएं घटती हैं। और ये सब लोग जो है 500 रुपए से ज़्यादा इनको नहीं मिलते हैं पत्थर फेंकने के। और जो लोग थोड़ा बहुत भी राजनीति करते हैं या राजनीतिक चीज़ों में जाते हैं, वो लोग ये बता सकते हैं कि आप 50 लोगों की भीड़ भी जब इकट्ठा करेंगे तो दांतों पसीना आ जाता है। और यहाँ इन लोगों को पहले ही पता होता है कि कहाँ आतंकवादी घटना घटने वाली है, कहाँ फौजें जाएंगी, और ये सब लोग पहले से ही तैयार रहते हैं, और ये वहाँ पे जाके सेना की कार्रवाई में अड़चन लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये काम हो रहा है। ये कोई ना भटके हुए हैं ना भड़काए हुए हैं, इन सब लोगों को पैसे मिलते हैं, और ये पैसे के, और ये सिर्फ 4 जिलों में जो है कश्मीर में ये हो रहा है, पूरा कश्मीर इस तरह का नहीं है। और जैसे लद्दाख में ऐसी कोई घटना नहीं है, जम्मू में ऐसी कोई घटना नहीं है, कश्मीर में भी 4 जिले हैं, जिसमें दक्षिण कश्मीर जो है, जो महबूबा मुफ्ती का अपना इलाका है, वो सबसे ज्यादा
इससे प्रभावित हो रहा है। तो जरूरत है कि प्रशासन की तरफ से सख्ती करी जाए, फौज जो ताकत अपनी लगा रही है वो लगाए, इंटरनेट की सुविधा बंद की जाए। तो ये जो ऑर्गेनाइज 300 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिनसे आतंकवादियों, ये जो लड़कों को तैयार किया जाता है पत्थर फेंकने के लिए, वो सारे ग्रुप्स बंद किए जाएं। इंटरनेट सुविधा अगर बंद हो जाएगी काफी हद तक इस पे काबू में लाया जा सकता है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इंटरनेट सेवा बंद होने से या व्हाट्सएप फेसबुक बंद होने से पत्थरबाजी पर लगाम लगेगी? क्योंकि आज ये बंद किया गया था, लेकिन पत्थरबाज जो थे स्कूलों के बच्चे थे, वो बच्चे तो नहीं कहेंगे उनको हम, क्योंकि जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं, लेकिन छात्र थे वो लोग, स्कूल बैग थे उनके पास, स्कूल की वर्दी थी। अगर उनके हाथ में पत्थर है तो वो पत्थर कौन थमा रहा है और सरकार इन पत्थरबाजों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? देखिए, बड़ा सवाल इस बात का है कि हमारी सरकार देश की और प्रदेश की कर क्या रही है। विफल है सरकार तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं, पीछे कश्मीर में एक जवान को आतंकवादी इस तरीके से बुरी तरीके से पीट रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, इसी टीवी चैनल पे मैं उस दिन की डिबेट का हिस्सा था। मुद्दा इस बात का कि आप पल्ला कैसे झाड़ देंगे। और मैं एक चीज बड़ी साफ और बेबाकी के साथ बोलता हूँ और कहता भी हूँ, और आज भी कह रहा हूँ, क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा फोर्स में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में गया है? किसी जज का बेटा गया है? किसी हायर एडवोकेट का बेटा गया है? किसी ब्यूरोक्रेसी का बेटा गया है? किसी बड़े जर्नलिस्ट का बेटा गया है? जिस दिन देश के सैनिक, पैरामिलिट्री के नौजवानों ने और भर्ती होने वाले जवानों ने ये सोच लिया कि देश की रक्षा करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तमाम और लोग जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं, मंत्री हैं, सरकार हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जज हैं, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं और लोग हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है। जब उनके ऊपर जानलेवा हमले आतंकवादी करते हैं तो उन आतंकियों के और के फेवर में तमाम संगठन आज आके आते हैं, न्याय मांगते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है। मगर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स जिस तरीके से रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई जुडिशियरी सिस्टम नहीं है। यहाँ इस देश में रात को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खोला जाता है 2 बजे एक आतंकी के लिए, और तमाम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और हमारे देश का एक पाकिस्तान में मार दिया जाता है, फांसी लटका दिया जाता है, तब ये लोग कहाँ अवार्ड वापसी गैंग कहाँ चला जाता है, तब देश में सहिष्णुता नहीं फैलती और हमारे फौजी सैनिकों को मारा जा रहा है। और तमाम सरकारें खामोश हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स खामोश हैं, तमाम जुडिशियरी खामोश हैं, हमारे देश के महामहिम होते खामोश हैं। आखिर सबको सांप सूंघ गया है क्या मजबूरी है? सरकार सिर्फ ये कहती थी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे कि 56 इंच का सींगड़ा देखो, अगर वो हमारे 1 मारेंगे हम उनके 10 मार के लाएंगे। हमारे कई सैनिक शहीद हो रहे हैं, एक दिन में 50-50, 100-100 सैनिक शहीद हो रहे हैं, और ये सरकार मौन बैठी है। और ये सरकार कह रही है कि क्या गोली चलवा दें? अब गोली की बातें बोली से सुलझाई जाएगी। आखिर क्या ये वही मुद्दे हैं? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी बात से गिर रहे हैं? क्या मुद्दा इस बात का है कि सरकार, आखिर जब हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इस देश का नागरिक कैसे सुरक्षित रह जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ शहादत देने की जिम्मेदारी फौजी सैनिक की है? क्या हमारी रात की नहीं है? क्या जो संसद में लोग बैठे हैं उनकी नहीं है? कम से कम वो उनको प्रोटेक्शन तो करें। देश अगर सुरक्षित है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से सुरक्षित है, और जिस दिन उन लोगों ने ठान लिया कि के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उस दिन देश 1 घंटे में गुलाम हो जाएगा। तब हम और आप एसी के इसमें स्टूडियो में बैठ के, संसद में बैठ के चर्चा करने के लायक भी नहीं बचेंगे, भून दिए जाएंगे। इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। इरफान, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी, वहां गठबंधन है उनका पीडीपी के साथ। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमारे सैनिक का 1 सिर काटोगे हम 10 काट लाएंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जनगण, तमाम इस तरीके की बातें हैं। देशद्रोह बनाम देश प्रेम का मुद्दा एक तरफ है और यहाँ कुर्सी से प्रेम एक तरफ लगता दिखाई दे रहा है। क्या मजबूरी है सरकार की कि आज आपकी सरकार को कई साल हो गए, वहां पे आपका जो गठबंधन की सरकार थी वहां पे राज कर रही है, 2-2.5 साल हो गए, अब भी अगर कश्मीर आग में झुलस रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? अजीब आलम दहशत में मुब्तला है लोग, सुकून वादी कश्मीर ले गया कोई, हसीन ख्वाबों की ताबीर ले गया कोई, जन्नत बेनज़ीर को किसी की नज़र लग गई। इस मुल्क का वो खूबसूरत हिस्सा राजेश, जिसकी दुनिया में, क्या मैं समझता हूँ इस सरजमीन पे कहीं शायद ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन
इस तरह पुष्परंजन जी ने एक बात कही कि भटके हुए कुछ लोग हैं, और शरद त्रिवेदी जी ने कहा कि भटके नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। और राजीव शर्मा जी ने कहा कि 56 इंच का सीना, वो सरकार जो भारत सरकार और राज्य सरकार जो अलायंस से गवर्नमेंट चल रही बीजेपी और पीडीपी की, वो क्या कर रहे हैं। मैं राजीव शर्मा जी का जवाब दूं पहले कि जब वो सरकार जो जम्मू कश्मीर की पीडीपी सरकार है वो अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानती है, उससे आपका अलायंस है, क्या ये मौका परस्ती नहीं है, क्या ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है, क्या इससे हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्या हमें इससे कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्या हमें इस पे भी गौर करने की जरूरत है। पुष्परंजन जी ने कहा कि भटके हुए लोग हैं। मैं थोड़ी सी बात इनकी मान लेता हूं कि डायलॉग की अगर बात की जाए तो जो लोग पत्थर मार रहे हैं या पत्थरबाज जिनको राजेश आप कह रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, किसने भेजा है, ये बहुत जरूरी है, इसकी इंक्वायरी और कंट्रोल की जरूरत है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पत्थरबाज तोप के सामने पत्थरबाजों की कामयाबी ये आखिर कैसे हम साबित करें, क्योंकि हमारी सरकार जो है, हमारी सेना जो है, हमारी जो फौज है, कहीं ना कहीं उसकी तौहीन का, उसकी इज्जत का, उसकी अजमत का सवाल है कि अगर फौज उन पत्थरबाजों का सामना नहीं कर पा रही है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ह्यूमन राइट का सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि चूंकि उन पर जुल्म हो रहा है और फौज जुल्म कर रही है, इसलिए शायद फौज इसको अवॉइड करती हो। लेकिन मेरा कहना राजेश ये है कि फौज को जब देश पे आ जाए और मुल्क पे आ जाती है तो पूरा मुकाबला करके मुंह तोड़ जवाब ऐसे लोगों को देना चाहिए, चाहे वो पत्थरबाज खुद हो, चाहे उनके पीछे जो लोग हों, उनको बेनकाब करने की जरूरत है और उनको सामने लाने की जरूरत है ताकि कंट्रोल हो। अगर पड़ोसी मुल्क की बात हम करें तो पड़ोसी मुल्क कोई भी साजिश करे, लेकिन उसकी साजिश को नाकाम बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है और उसकी साजिश को नाकाम करना हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि दुनिया में एक मैसेज जाएगा, अगर पाकिस्तान उनके साथ है तो हम पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मौका परस्ती से हमें कम से कम बहुत पीछे आना होगा। आज कश्मीर को बचाने महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी, मुफ्ती साहब का फार्मूला, अटल जी का फार्मूला। सवाल ये फार्मूले जब ऑन द स्पॉट वहां एक समस्या खड़ी है, उसका हल कितनी जल्दी निकलेगा, इसकी कोई बात कहीं नहीं कही गई, बल्कि डायलॉग हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो एक रवायती, एक सिलसिलेवार, एक ट्रेडिशनल मीटिंग थी, बहुत आराम से, बहुत सुकून से बात कही जा रही है। मुझे लगता है राजेश, आज उम्मीद इस बात की थी कि कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, ऑर्डर जारी किए जाएंगे, कोई फैसला ऐसा लिया जाएगा कि किस तरह इन ताकतों से निपटा जाए जो देश के दुश्मन हैं, और कौन दुश्मन है उनको बेनकाब किया जाए, सामने लाया जाए, ताकि जन्नते बेनजीर को बचाया जा सके, जिसके लिए गर फिरदौस बर रूए ज़मीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो। अगर दुनिया में कहीं जन्नते बेनजीर है तो शायद यही है, यही है, यही है। इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन द अर्थ, इट्स हियर, इट्स हियर, इट्स हियर। हमारा वो खूबसूरत और हसीन तरीन हिस्सा जिस पे पाकिस्तान की नापाक निगाहें हमेशा लगी रहती हैं, हमें लगता है राजेश कि मुंहतोड़ जवाब देना एक बार शायद जरूरी है, तभी ये मामला कुछ संभल सकता है और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। पुष्परंजन, आज जो ये मुलाकात हुई है मुफ्ती की और प्रधानमंत्री से जो उनकी मुलाकात हुई है, इसके क्या मायने निकालें? क्या इससे कोई रास्ता निकलेगा? वो आई, दिल्ली में मिली, इनके आने के बाद तब भी वहां पे पत्थर चल रहे थे, आने से पहले भी चल रहे थे, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बातचीत होगी। बातचीत किससे होगी? जिनके हाथों में पत्थर है, जिनके हाथों में पेट्रोल बम है, कैसे एक रास्ता निकलेगा? राजेश देखो, उसमें इनके मिलने की वजह दूसरी थी। वहां पर विधान परिषद में कुछ सीटों को लेके आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया था। हाँ, गठबंधन को लेके राम माधव ने बोला जो कि कश्मीर में बहुत ज्यादा उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। पहले भी जब पीडीपी गठबंधन सरकार में भी सबसे ज्यादा राम माधव की भूमिका रही थी। राम माधव ने भी ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया कि कम्युनिकेशन गैप रहा है पीडीपी में और हम में। उस गैप को दुरुस्त करने के लिए इस समय उनका आना हुआ था यहाँ पर, और कई सारी आपस में भी इनका मनमुटाव चल रहा था, और उसका असर भी सियासत में पड़ता है, उसका असर भी प्रशासन को चलाने में पड़ता है। वो दूसरा हिस्सा है। पुष्परंजन जी, एक बात मैं कहूंगा, हाँ जरूर जी बोलिएगा। राजेश, इस बात की भी खबरें थी कि शायद प्रेसिडेंट रूल के आसार वहां बन जाए, हाँ। और कहीं इस बात का खतरा मंडराने लगा था, इसलिए महबूबा यहाँ दिल्ली तक आई और इस बात को वो कंफर्म करना चाहती थी। और पुष्परंजन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मनमुटाव जो था, ऐसा लगता है कि उसको दूर करने, अब मीडिया, अवाम और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उस पर बातचीत हुई कि किस तरह से उन लोगों का मुकाबला किया जाए। दोनों में फर्क है बहुत।
देखिए, ये जो प्रेसिडेंट रूल की बात थी, इसकी एक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट 1.5 महीना पहले यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के थ्रू पीएमओ गई थी, तो ये सिलसिला वो चल रहा था। लेकिन अभी जो इस वक्त जो आज की जो बैठक थी, उस बैठक का मुख्य मुद्दा था कि आपसी डिफरेंसेस को कैसे ख़त्म करें और घाटी में जो पुलिस फोर्स का या मिलिट्री का जो मोरल बहुत डाउन हुआ है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ इस समय कि जो वहाँ का जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्री तो नहीं कहेंगे, इंडस्ट्री तो खत्म है उस घाटी में, इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस जो ई कर्फ्यू है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो क्लास हो गया है। एक तो वैसे ही बर्बाद था, वहाँ पर ना कोई व्यापार चल रहा है ठीक से, बीच बीच में कर्फ्यू, तो काफ़ी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ इंटरनली। उन्होंने भी बहुत चिट्ठी शासन को भेजी, महबूबा मुफ्ती को भी पर्सनली एक डेलीगेशन मिला, और वो भी एक एजेंडा बातचीत का था कि कैसे आपके साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि पत्थरबाजों को भी रोकना है, उनके इंटरनेट एक्सेस और उनके व्हाट्सएप ग्रुप को भी रोकना है, और साथ साथ आपको यहाँ पर गवर्नमेंट से भी कम्युनिकेशन, आपसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कम्युनिकेशन भी दुरुस्त करना है, और साथ साथ व्यापारी वर्ग है जो वहाँ धीरे धीरे खुशहाली बीच बीच में उसकी झलक दिखती है फिर शांत हो जाती है, उससे भी रास्ता उसका निकालना है। ये तमाम चीजें थी जिस पर आज गहन चर्चा हुई है आपस में। तो इसको उससे जोड़ के ना देखें। लेकिन एक सवाल और एक और चीज है कि देखिए आप जो कहते हैं कि 500 रुपया दे दीजिए और पत्थर चलाइए, आप वैसे माहौल को क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इजराइल, ये सबसे पहले बीमारी जो है पत्थरबाजी की इजराइल में शुरू हुई थी। मैंने स्वयं देखा है, उस इलाके में मेरा जाना कई बार हुआ है। गाजा पट्टी वाले इलाके में जब वहां से हमले होते थे तो इजराइल वाले जो कि प्रो गवर्नमेंट जो समर्थक जो एलिमेंट था वहां पर, वो लोग पत्थर चलाते थे गाजा फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। सरकार खुद प्रमोट करती थी उस समय, इजराइल की सरकार, बहुत पहले की बात। और बीच में अभी भी एक ग्रुप है जो इजराइल समर्थक ग्रुप है, वो पत्थर चलाता है उल्टा फिलिस्तीनियों पर। धीरे धीरे ये ग्रुप तैयार हुआ और पत्थरबाजी का सिलसिला मिडिल ईस्ट से होते हुए कश्मीर पहुंचा है। तो उस रूट को भी समझना होगा कि वहां आखिर, लेकिन सर वहां पे पत्थरबाजों की विमर्श का विषय ये है कि आपके पास उसे काउंटर करने के लिए सिर्फ इंटरनेट एक्सेस को आप ब्लॉक कर दें, या आप ये सोशल साइट्स को ब्लॉक कर दें, इससे मसला हल नहीं होना है। आपको भी अपना एक फोर्स उस तरह से टेक्निकली तैयार करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग एक सवाल ये है कि जिस तरह से इनकी सरकार अलायंस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ चल रही है, तो कुछ ऐसे इश्यूज है जिन पर आज भी मतभेद है, और उनमें कभी हम आतंकी कहते हैं, वो शहीद कहते हैं। तो इस तरह का बुरहान वानी की बात हो, अफजल गुरु की बात हो, तो इस पर ऐसा लगता है कि मतभेद बना हुआ है, लेकिन सरकार चल रही है। आज आपने बहुत क्लियर अभी कहा कि भाई इस पर बातचीत भी शायद नहीं हुई है कि किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मतभेद जो थे उन पर बातचीत प्रधानमंत्री, जब सरकारों में ही कम्युनिकेशन गैप है तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये मुझे लगता है कि अपनी फिक्र ज्यादा है राजेश, अपनी फिक्र ज्यादा है, वादी की फिक्र कम है। कुर्सी कैसे बचाई जाए, मेन ये है कि कुर्सी कैसे बची रहे, आपको बचाया जाए, मुफ्ती साहब की वरासत बचाई जाए, और अटल जी का फार्मूला जिसका जिक्र किया गया आज कि भाई उस तरह से किस तरह से वरासत को बचा लिए, ना कि वादी को किस तरह बचाया जाए और वादी कश्मीर को महफूज किस तरह रखा जाए, इस पर मुझे लगता है डायलॉग वही नहीं, एजेंडा क्या था? एजेंडा सिर्फ ये था कि जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो है, उसको दूर किया जाए। हमें लगता है राजेश कि आज ये बात होनी चाहिए थी कि भाई जो हमारे आपके मतभेद हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, उनको दूर करके देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ये बात की जाए कि भाई किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है महबूबा को इस बात की भी फिक्र है कि उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगी हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं करीब ना आ जाए, इसलिए वो मुझे लगता है जैसे माफी तलाफी होती है और गैप, कम्युनिकेशन गैप को दूर करना होता है। और लौट के आपने देखा मीडिया को जब एड्रेस किया मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने, तो ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कर्टसी मीट बता रही हूँ, ये कर्टसी मीट है, लोगों का जीना हराम है, ये कर्टसी मीट है। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार कोई कदम उठाती है तो केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए, सरकार रहे या सरकार अलायंस की सरकार को कुर्बान करना पड़े। शरद, क्या कुर्सी से प्रेम है? देश प्रेम से ज्यादा बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन कुर्सी प्रेम है इसलिए सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पा रही, या कोई और वजह है? क्या है पूरा एंगल, पीछे की कहानी क्या लगती है? सत्ता जो है वो एक ऐसा गोंद है जो
बड़े बड़ों को चिपका लेता है। और पीडीपी और भाजपा जो है ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी की सरकारें हैं और दो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी हैं। तो ये दोनों जो है वो सिर्फ सत्ता की वजह से चिपकी हुई है वहां पे। और राष्ट्रपति शासन लगाना जो है वो केंद्र सरकार के हित में नहीं है, क्योंकि एक तो आफ्सपा वहां लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, तो जो उसमें जो ताकत होनी चाहिए फौज के पास वो आज भी है, तब भी होगी। और अगर वो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो उससे जो है केंद्र सरकार सीधी कश्मीर से उसकी भिड़ंत हो जाएगी। अभी ये है कि एक बफर बीच में बना रखा है कि पीडीपी और उनकी सरकार है, और वो एक जो राजनीतिक आपने एक ढाल बना रखी है अपने और कश्मीर के बीच में। तो काफी हद तक जैसे इरफान साहब ने कहा और पुष्परंजन जी ने भी कहा कि ये जो है और सत्ता ही है जिसकी वजह से दोनों चिपके हुए हैं। और बिल्कुल, और दूसरा ये है कि इधर उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो इनको ये डर है कि इनकी सरकार ना चली जाए, क्योंकि इससे भाजपा को नुकसान कम होगा, पीडीपी को नुकसान ज्यादा होगा। तो एक तरफ इसका राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक पहलू भी हमको देखना है, क्योंकि लोगों को सरकार में रहना है, सरकार चलानी है, तो राजनीतिक पहलू भी है। लेकिन जो इरफान साहब ने कहा कि हम लोगों को जब तक वहां जमीन पे सख्त कदम नहीं उठाते हैं, टेक्निकल जो सर्वेलेंस है, जो आपकी जमीन पे जो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो आपके वहां पे खुफिया जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनसे इन लोगों पे अंकुश करा जाए। जिनको जेल में करना उनको जेल में, वैसे ही काफी लोग हैं, थोड़े बहुत और चले जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिनको अंदर करना उनको अंदर करें। और जो लेकिन इसमें एक राजनीतिक जो है एक दरवाजा आपको खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि फौज का जो रोल है वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को बातचीत की मेज तक लाना है। एक हद के बाद आप फौज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो एक तरफ हम लोग उस पर अंकुश लगाएं, उस पर। और ऐसी जैसे अभी पुष्परंजन जी ने भी बताया, इजराइल में भी इस तरह की घटनाएं हुई और वहीं से ये सब कहानी आई है। वहां पे इस तरह की मशीनें जो हैं वो ट्रक्स हैं जिनमें वो पत्थर फेंकने वाली ट्रक है, तो उसमें ट्रक पत्थर फेंकती, जैसे यहाँ पे पानी फेंका जाता है वैसे ट्रक पत्थर फेंकती है। तो इसमें हम लोगों को हर तरफ से नाकेबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हर जो सत्ताधारी पार्टी भी जानती है, पीडीपी भी जानती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है, और कश्मीर के आवाम भी जानती है, और पाकिस्तान भी जानता है कि एक सूद जो है कश्मीर की बाउंड्री दाएं से बाएं ना हुई है और ना आगे होने वाली है। लेकिन यह है कि इस माहौल को इतना गर्म रखो कि इसका अंतरराष्ट्रीयकरण होता रहे, और कोई ना कोई घटना ऐसी बनी रहे जिससे कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो शांत ना होने पाए। तो ये पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि उनको भारत से एक संघर्ष का माहौल, एक तनाव का माहौल बना के रखना है, क्योंकि वो 7% अपनी जो फौज का जो देश का जीडीपी है उसका 7% फौज पे खर्च होता है। तो उनको ये जरूरत है कि इतना तनाव बना के रखें कि फौज का वर्चस्व पाकिस्तान में बना रहे। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत या ये सब कहानियां सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, वहां ऐसी कोई कहानी नहीं है। वहां सिर्फ फौज के हाथ में सब कुछ है और फौज जो चाहती है वो करती है। तो फौज को अपना वर्चस्व बनाने के लिए हिंदुस्तान से एक संघर्ष का माहौल बनाए रखना है। हम लोगों को जब तक कि वहां की फौज को कीमत ना चुकानी पड़े, क्योंकि अभी तो वो इंटरेस्ट फ्री उनका लोन चल रहा है, अभी तो उनको कोई नुकसान है ही नहीं। जब तक कि फौज को वहां नुकसान हो और पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का खतरा ना हो, जिसके लिए अभी जो सरकार जो इंडस वैली ट्रीटी है उसके ऊपर विचार कर रही है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो 20% हम लोग इंडस का पानी इस्तेमाल नहीं करने हैं, वो पानी हम बहा दें समुद्र में, चाहे हम उसको रेगिस्तान में ले जाके कर दें, लेकिन वो पूरा पानी हमको रोकना चाहिए, ताकि हर तरह से उनको नुकसान होना शुरू हो। नहीं तो ये वो, और इसका कश्मीर का मुद्दा नहीं है। आज से 30 साल पहले उन्होंने पंजाब का मुद्दा उठाया था, पंजाब के आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेन होकर आ रहे थे। इसका कश्मीर से या कश्मीर की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। कोई कश्मीरी आज़ादी नहीं चाहता है। उनको मालूम है पाकिस्तान की हालात क्या, और आज़ाद कश्मीर में जैसे पुष्परंजन जी ने बताया है कि उनके हालत यहाँ से भी ज़्यादा खराब है। तो ये कोई भी नहीं चाहता है कि जो स्थिति जो है वो उस हद तक जाए। लेकिन क्या है कि इन्हें पाकिस्तान से भी पैसे मिलते हैं, इन्हें हमारी सरकार से भी पैसे मिलते हैं। तो हर एक के हित में है कि जैसा है ऐसे कहानी चलती रहे। ठीक है शरद, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद राजीव के पास मुझे जाना है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीर को जला कौन रहा है। क्योंकि कश्मीर पे जब बात हो रही है तो यहाँ बहस नहीं, यहाँ आरोप प्रत्यारोप नहीं,
हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, इसकी जड़ क्या है और इसका रास्ता क्या है ताकि समाधान हो सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में पुष्प रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार, शरद त्रिवेदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और राजीव शर्मा के साथ हमारे सहयोगी इरफान रसूल हैं। हम कश्मीर पे आज चर्चा कर रहे हैं कि जो पत्थरबाज हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हैं, उन पे लगाम कैसे लगेगी, सरकार नाकाम क्यों हो रही है, सेंटर से लेके स्टेट तक की जो सरकार है वो क्यों आखिर नाकाम हो रही है। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री ने खुले मंच से ये कहा था कि पत्थरबाजों पे लगाम लगेगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, टेरर फंडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 10 दिन बाद तक वो अपनी पीठ थपथपाते भी रहे खुद ही कि देखिए साहब ये लग गया। अब फिर वही हालात हैं जो नोटबंदी से पहले के थे, क्या माने? देखिए राजेश, आपने हिंदू धर्म में सुना होगा स्वयंभू महात्मा, एक शब्द होता है स्वयंभू। तो ये स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं, आप ही कुछ कह लेते, आप ही उसकी जनता से हाँ भरवा लेते, अपने ही कार्यकर्ताओं से हाँ भरवा लेते, अपनी पीठ आप ही थपथपा लेते। बड़ा सवाल इस बात का है, देश की पैरामिलिट्री और फोर्स, और अभी इरफान रसूल साहब ने जो बात की मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, और समझ में आई कि जहां हमारे देश पे सैन्य शक्ति और इतने संसाधन हैं, आखिर वो पत्थरबाजों के सामने पंगु क्यों नजर आ रही है? हमारे देश की सेना, तीनों सेना अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े दुश्मन देश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी हैं, संसाधन भी है, और समय समय पर जवाब दिए भी हैं। ठीक है, मुद्दा इस बात का है कि आखिर वो पत्थरबाजों के सामने जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, उनके सामने पंगु क्यों है? इसके पीछे है दिल्ली की कमांड। अभी आपने बात की, बताया कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी, और अभी पुष्प रंजन साहब भी बता रहे थे, हमारे साथी जो है शरद त्रिवेदी साहब भी बता रहे थे। वो इस चीज हम लोग सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो कश्मीर में जो पैरामिलिट्री फोर्स पर पत्थरबाजी हो रही है, शायद वो उसकी समस्या के समाधान के लिए आई थी। वो उसकी समस्या के समाधान के लिए नहीं आई थी, वो इस समाधान के लिए आई थी कि मेरी कुर्सी कैसे बचे। कुर्सी का समाधान साहिब ने बुलाया था कि यहाँ आइए, बताइए, हमें जवाब देना भारी पड़ रहा है कि आपकी जो अलायंस पार्टी की सरकार है राज्य में, हम क्या जवाब दें, आप बताइए, नहीं तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, हम दूसरी पार्टी से समर्थन लेकर के ये ना कह दे कि साहब महबूबा मुफ्ती की सरकार बेहतर कार्य नहीं कर पा रही थी, वहां घाटी में स्थिति सही नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब वो कहती है कि जनाब एक बात बताइए, मैं ही के लिए क्या करूं? सेंट्रल फोर्स और पैरामिलिट्री तो आपके हाथ में है, जब आप आदेश देंगे शक्ति का तो पैरामिलिट्री एक्शन लेगी, मगर साहिब भी नहीं ले रहे हैं। दूसरा एक चीज मैं और बता दूं, अभी बात हो रही थी पुलिस के पास तो इतनी कुछ पावर नहीं है जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है। और आपने देखा होगा कि अगर एक आदमी के नाम झूठी तहरीर और एफआईआर भी दर्ज हो जाए टेम्परेरी सी, पुलिस उसको ढूंढने लगे तो वो आदमी 10 दिन अपने घर में नहीं सोता है। और वहां पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी सैन्य संसाधन अगर अपनी बाज है, पत्थरबाज ना रुके, सवाल ही पैदा नहीं। उनके हाथ कहीं और से बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं जो दिल्ली की सत्ता पे और सेंट्रल में बैठे हैं, देश की सत्ता पे बैठे हैं, कि ये धंधा ऐसे ही चलता रहे, वादियां ऐसे ही उजड़ती रहे, कश्मीर ऐसे ही उजड़ता रहे, क्योंकि उनकी रेटी जब तक चलेंगी रहे। कहावत है, जहां देखी तवा परांत वहीं बिताई सारी रात। राजनेताओं का धंधा है, जहां अपना खाने का सामान देख लिया। कल तक जो लोग आरोपी थे, घोटाले के आरोपी थे, आतंकियों के सपोर्टर थे, आज उन्हीं नेताओं के सारे, उन्हीं की पार्टियों के सारे आप सरकार बना रहे हैं। आप दूध के धुले कैसे हैं, सवाल निशान आप पर भी हैं। जिनको कुछ करना चाहिए वही कह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है कुछ करने की वही कह रहे हैं कि हाँ कुछ होना चाहिए। इस समय चिंता का नहीं है, समय चिंतन का है। मगर ये लोग चिंतन करने के बजाय सिर्फ चिंता कर रहे हैं, और चिंता भी कर नहीं रहे हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए मात्र चिंता जता रहे हैं।
इरफान रसूल, क्या हम चिंता ही करते रहेंगे हमारे सैनिकों पे इस तरीके से पत्थर फेंके जाएं, या प्रधानमंत्री ने जब इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, 370 खत्म कर देंगे, कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा, जीतने के बाद उन्होंने इसको छेड़ा तक नहीं, ना तो 370 को, ना ही कश्मीर का कोई समाधान हुआ, वो तो ना जाने कब होगा। लेकिन एक जो हवा थी वो वैसी की वैसी है, वो आज भी जहरीली है, कल भी वैसी नहीं है, बढ़ी है। पिछले समय में और ज्यादा 2-3 सालों में तो बढ़ी है। लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, पॉलिटिक्स भी इसमें जोड़ दीजिए, एवरीथिंग इज फेयर, लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। जो महबूबा मुफ्ती का ये तीनों चीजों में जो शामिल किया है मैंने, कि महबूबा को जो प्यार है उससे हमें बड़ा नुकसान है, और उस नुकसान का हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, देश किसी का नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में जो बात हो वो बहुत हट के, वो सरकार से भी ऊपर है, वो पार्टियों से भी ऊपर है, वो लोगों से भी ऊपर है, वो फौज से भी ऊपर है। लेकिन क्या आज कोई ऐसी पॉलिसी इनको अनाउंस करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा क्लियर कट कोई ऐसा इनका बयान आना चाहिए था कि भाई कल से हम इस पर कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, क्या पॉलिसी होगी, किस तरह कंट्रोल होगा। ऐसा लगता है फिर वही मैं कहूंगा, जैसे वो शिष्टाचार की मुलाकात जिसको कहते हैं वो हुई है, तो अगर वो हुई है तो बहुत बड़ी मायूसी है, और ये मायूसी बहुत खतरनाक होगी। ये सवाल कश्मीर का भी है, कश्मीरियों का भी है, हिंदुस्तान का भी है, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख का भी है, और पड़ोसी को भी हमें जवाब देना है और हमें बताना है। जब ये पता चलेगा कि पत्थरबाजों ने हमारी नींद हराम कर रखी है, तो शायद हमारे लिए, जैसा इन्होंने राजेश जी ने कहा, कि चिंतन की जरूरत है, बहुत बड़े चिंतन की जरूरत है, गहन चिंतन की जरूरत है कि हम किस तरह इनके नापाक मंसूबों को नाकाम बनाएं, और हम आश्वस्त हों कि अब ऐसी हरकत नहीं होगी। पहले पंजाब को उठाया गया, अभी त्रिवेदी जी ने कहा, अब कश्मीर के जरिए वो काम हो रहा है। तो दुश्मन से हमें वफा की उम्मीद कभी नहीं होती है, दुश्मन अपना काम करता रहेगा, हम जवाब कैसे दें, ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हम मुंह तोड़ दें तो शायद दोबारा कोई इसकी हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर हम ड्रामा करेंगे, अगर हम सिर्फ बयान देंगे, तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हो जाएगा। और महबूबा का दिल्ली आना, इससे कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है। फिर वही सवाल आता है कि महबूबा को अपनी फिक्र है, और शायद भारत सरकार को अपनी फिक्र है, लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ी फिक्र जो है वो देश की फिक्र है, वो नेशनल इंटरेस्ट में बात होनी चाहिए। कोई ज्वाइंट पीसी होती, कोई डिक्लेरेशन होता कि कल से इनके खिलाफ, मैं सिर्फ पत्थरबाजों की बात नहीं कर रहा हूं, अलगाववादियों की भी बात अगर आप कर रहे हैं, अगर टेररिस्ट की भी बात कर रहे हैं, तो कल से इनके खिलाफ कौन सा कदम उठाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने हालिया कश्मीर दौरे में कहा था, टेररिज्म नहीं टूरिज्म की तरफ आना चाहिए। तो ये हमें समझाना चाहिए कि अगर टूरिज्म की तरफ नहीं आएंगे तो टेररिज्म की तरफ जाएंगे, तो उसके नतायज बहुत संगीन होंगे। और कुछ ऐसा कदम उठा के बताना होगा, कुछ मॉडल पेश करना होगा कि उसके नतायज ये होंगे, ये ऐलान होना चाहिए था। पुष्परंजन, सरकारें आती जाती रहेंगी, अब किसी और की है, पहले किसी और की थी, फिर किसी और की होगी, लेकिन घाटी को हम कई साल से इसी तरीके से देख रहे हैं। यही पत्थरबाज, यही सैनिक होते हैं, इन्हीं पे वो बरसाते हैं। 500,000 कोई भी दे रहा है, वो पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा था, लेकिन आज इसका हल क्यों नहीं हो रहा? राजेश, मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे, 500,000 दे रहा है, 500,000 दे रहा है, कौन दे रहा है, कहां से आ रहे हैं, किसने दिया है, कौन उसका कैसे पहुंचा जाएगा, किसने बताया? देखिए, हम रवायत को पीटते रहते हैं, ये दिक्कत है। हम उनको भी बेनकाब करें ना, वो कौन लोग हैं? 500,000 आ रहे हैं, जिस तरह से बात आई कि नोटबंदी हो जाएगी तो कंट्रोल हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। करेंसी चेंज होगी तो कंट्रोल होगा। हमें हर चीज पर जाना होगा। देखिए, दुश्मन से मुकाबले के लिए हमें हर जगह गौर करना होगा, और दुश्मन को कभी कम न समझें। दुश्मन चाहे जितना छोटा हो, लेकिन मुकाबले के लिए हमें बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। पुष्परंजन, हाँ जी, आप ही से पूछा था मैंने कि जिस तरीके से सरकारें तो बदल रही हैं, लेकिन हालात नहीं बदल पा रहे। आज भी उनको जो ताकते हैं पीछे, उनकी गर्दन तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उनकी गर्दन पकड़ के हम क्यों नहीं इसका हल निकाल पा रहे? देखिए, 10 साल पहले जो पत्थरबाज थे, अब ये कहीं नौकरी कर रहे होंगे या कहीं कोई जिम्मेदार पद पे होंगे, तो बहुत सारा जनरेशन पत्थरबाजों का आया और चला गया। एक जनरेशन जो उनको कंट्रोल करता है, वो जनरेशन अभी भी है, और पूरे घाटी में उनकी जड़ें और मजबूत होती चली गई हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो केंद्र सरकार है। अभी देखिए, कितने जो नेता, सेपरेटिस्ट नेता हैं, उनकी सूची निकालिए कि किनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, किनको Y+ सिक्योरिटी है, किनको
किस कैटेगरी की सिक्योरिटी केंद्र होम मिनिस्ट्री चूंकि तय करता है, तो उन्होंने इस सिक्योरिटी पर सिर्फ सेपरेटिस्ट लीडर जो हैं घाटी के, उनकी सुरक्षा पे 3 साल में 500 करोड़ खर्च हुए हैं। 5 स्टार होटल में ठहराना है, जहां जहां ठहराना है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप आखिर वो लोग गाते हैं पाकिस्तान की और आप उन्हें दे रहे हैं सुरक्षा। तो इससे एक तो सेना का मोरल अपने आप डाउन होता है। जो सुरक्षा बल उनके आसपास रहते हैं, जो कहते हैं हम केंद्र को नहीं मानते हैं, भारत सरकार को नहीं मानते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वैसे लोगों की सुरक्षा कौन कर रहा है? हमारे सैनिक कर रहे हैं, हमारे कमांडो फोर्स जो उकसारे हैं उनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं जी। तो वो उन सुरक्षा कर्मियों के मानसिक जो मन स्थिति है उसको भी देखने की आवश्यकता है। कभी पूछिएगा, कभी ऐसा सुरक्षा कर्मी मिले जो इन अलगाववादी नेताओं के इर्द गिर्द उनकी सुरक्षा कर रहा होता है और ऐसी बातें सुनता है, तो उस पर क्या गुजरती है। तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी है हमारा गृह मंत्रालय, हमारे गृह मंत्री। फौरन अगर आप उनको सुरक्षा सिर्फ विड्रॉ कर लें तो अपने आप ये पत्थरबाज जो है, जिनको कंट्रोल ये लोग कर रहे हैं, रूट वो है। शैतान जो सामने दिख रहा है, शैतान से ही बड़ा महाशैतान जो है वो पर्दे के पीछे बैठ के सारा कुछ कर रहा है। तो आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जो पैसे अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, आप उसे मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, जिस रूट से भी आ रहे हैं, चाहे मॉरिशस रूट से आ रहा हो या दुबई से आ रहा हो, आप उसे कैसे चेक करेंगे? तो एक तो आर्थिक नाकेबंदी कीजिए इन चीजों की, और दूसरा इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कीजिए। देखिए सूरत कैसे बदलती है। पत्थरबाज तो बच्चे हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। उनको साम दाम दंड भेद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरत पड़ी धमका सकते हैं, जरूरत पड़ी लालच दे सकते हैं, जरूरत पड़ी उनको अच्छी सुविधाएं देंगे तो अपने आप वो रास्ते पे आ जाएंगे। बहुत सारे जिस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट दिल्ली लाकर उनको दिया जाता है, अभी जिस तरह से पुष्परंजन जी ने कहा, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। नहीं, 500 करोड़ उसी पे खर्च हुआ है। आके रहते हैं, उनको शेल्टर दिया जाता है, और कहते हैं हम, तो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्लियर कट पॉलिसी आनी चाहिए। और आप 370 की बात कर रहे थे, एक नया हंगामा शुरू हो गया। तो जो था वो तो कर नहीं पाए, एक नई चीज शुरू हो गई। फिर काउंट करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में भी भाजपा है। जब अमित शाह का क्रेडिट जब गिना जाता है तो आप जम्मू कश्मीर में जीत लिया, ये कहने के लिए आप बहुत कुछ खो तो नहीं रहे जम्मू कश्मीर में। कहीं आप पॉलिसीज से या अपने उसूलों से समझौता तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बात आप कहते हैं उस पर वहां अमल होता है कि नहीं। अभी राजेश जी कह रहे थे केंद्र सरकार और पुलिस, तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि वो इन चीजों को कंट्रोल करे, वरना रिपोर्ट दे कि भाई हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो एक ड्यूटी नहीं निभा रही है जो स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन उसके बाद भी कोई कड़ा कदम मुझे लगता नहीं है कि जो उठाया गया हो या कोई नोटिस दिया गया हो कि भाई हम अलायंस तोड़ देंगे या ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोई और कदम उठाया जाएगा। ऐसा कोई मैं समझता हूँ स्टेटमेंट दिया नहीं गया। शरद, क्या लगता है सरकार यहाँ कमजोर पड़ रही है दोनों स्टेट की और सेंटर की? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब चल रहा है, मतलब उस पे ना सख्ती से कदम उठाया जा रहा है। पहले भी ये सवाल मैंने उठाया, और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो नाकाम साबित हो रही है, या फिर इसको यूं ही बने रहने देना चाहते हैं क्योंकि ये यूं ही तो लगती रही और हम सिर्फ इसमें किसको फायदा हो रहा है, इसमें किससे नुकसान हो रहा है, कैसे होगा? देखिए, सॉफ्ट स्टेट या जो कमजोर मुल्क जो है वो होता है, वो नहीं होता है कि जिसके ऊपर हमला हो, वो होता है कि हमले के बाद आपने क्या किया या क्या नहीं किया। मतलब अमेरिका पे हमला हुआ, अमेरिका ने क्या किया आपको मालूम है। अब फ्रांस में हमला हुआ, फ्रांस ने क्या किया। ब्रिटेन में हमला हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया। लॉकरबी बॉम्बिंग हुई थी जिसमें एक हवाई जहाज जो है लंदन के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर गिरा दिया गया था। उसके चक्कर में उन्होंने लीबिया पूरा देश ही खत्म कर दिया। तो हम उसके एवज में क्या करते हैं, हम पे अगर हमला होता है तो हम बातचीत शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान हम पे हमला करता, हम पाकिस्तान से बात करने लगते हैं। बांग्लादेश हमारे साथ बेहूदगी करता, हम बांग्लादेश से बात करने लगते हैं। जब तक हम ये साबित नहीं करेंगे कि हमसे हमारे ऊपर अगर आक्रमण होगा तो आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जाएगा, बातचीत से नहीं दिया जाएगा। हम कोई बात नहीं करें। अगर पत्थरबाजी हो रही तो पत्थरबाजी का जवाब पत्थरबाजी से या गोली से दिया जाएगा। तब तक बात नहीं होगी जब तक कि पत्थरबाजी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। तो हमारे साथ क्या है कि हम लोग जब हमारे ऊपर कोई घटना घटती है तो हम लोग एपोलोजेटिक हो जाते हैं, हम लोग माफी मांगने लगते हैं कि जी हमारी कहीं ना कहीं गलती होगी। 3:30 बजे रात को जो है जजों को उठा के बैठाया जाता है एक आतंकवादी के लिए,
और हमारे यहाँ अभी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बना है कि जाधव के बारे में कि कोई एक आवाज भी कहीं पूरे देश में निकली हो। हाँ। सरकार की औपचारिकता है, मजबूरी है कि उनको तो खड़े होना ही पड़ेगा। बहरहाल बाकी कोई भी जितने भी राजनीतिक संगठन है, किसी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि जाधव के बारे में हम लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। 370 आर्टिकल को अगर आप खत्म नहीं करेंगे, ये नासूर ता जिंदगी रहेगा। जब तक कश्मीर हिंदुस्तान रहेगा तब तक ये नासूर बना रहेगा। और क्योंकि वहां पे आप बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकता है, लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, वहां से सामान बाहर आ नहीं सकता है, वहां के जो फल सब्जियां हैं, सेब वगैरह सब वहीं खेतों में खराब हो जाते हैं क्योंकि बाहर नहीं लाया जा सकता, वहां पे आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। तो जब तक कि इसको मेल्ड फिस्ट, जैसे वो लोहे के जो मुक्के से या घूसे से अगर आप इसका सामना नहीं करते हैं, जब तक इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा और तब तक बातचीत ना हो। हाँ। महबूबा मुफ्ती पहले वहां सुधारे, फिर केंद्र से बात करने हैं। जैसे इरफान साहब ने कहा कि वह एक जो ड्रामा किया गया है कि नहीं जी बातचीत हो रही, बातचीत क्या हो रही है। हाँ। आपके पास सारी ताकत है, आप प्रदेश में ताकत में है, आप केंद्र में ताकत में है, आपके पास फौज है, आफ्सपा लगा हुआ है वहां पे। हाँ। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ औपचारिकता क्यों की जा रही है और बात भी क्यों की जा रही है? केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्यों बात कर रही है? आपके पास पूरे अख्तियार है, आप कंट्रोल करिए। हम यहाँ मतलब केंद्र सरकार भी उसकी हिस्सेदार है उस सरकार में, और जो राज्य सरकार भी उसमें हिस्सेदार है। तो सबसे पहले बातचीत बंद हो, सबसे पहले ये पत्थरबाजी बंद हो, सबसे इनको जेल डाला जाए, वहां इनको इंटरनेट सुविधाएं बंद करी जाएं। जब तक ये सिचुएशन काबू में नहीं आएगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन तलवार की नोक पे बात नहीं ये कह रहे हैं कि ये समाधान नहीं है कि आप इंटरनेट बंद कर दीजिए, सोशल साइट बंद कर दीजिए, उससे कुछ हल निकलेगा। आप कह रहे हैं ये बंद करना होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप सर्जरी करते हैं तो आपको टेम्परेरी जो है वो आदमी को बेहोश करना पड़ता है, तो आपको उस समय जो है हार्ट लंग मशीन लगानी पड़ती है। अगर दिल का ऑपरेशन है तो दिल को शरीर से अलग रखा जाता है, तब दिल का ऑपरेशन होता है। तो अभी अगर हमको ऑपरेशन करना है वहां पे, तो हमको ये सुविधाएं हटानी पड़ेगी। थोड़ी देर उनको, जैसे कर्फ्यू लगाया जाता है, कर्फ्यू में क्यों लगाया जाता है कि थोड़ी देर अगर लोग शांत हो जाएंगे, घरों में अपने बैठ जाएंगे, तो कुछ बैठ के सोचेंगे, कुछ भली बात के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर पथराव हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, वहां आपने देखा कि हफ्ते पहले जो है फौज को अपने लोगों को निकालने के लिए एक इनमें से जो कारीगर हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको जीप पे बांध के निकालना पड़ा। हाँ। कितनी समस्या खाम बनाई जा रही है, खाम गंभीर करी जा रही है, खाम उसको नासूर किया जा रहा है। अगर आप इसको ठीक किया जा सकता है, सिर्फ ये है कि हमें ठीक करना है या हमें 12 बीमारी पालनी है। अभी तक जैसे आपने कहा, इरफान साहब ने भी कहा, जो है शर्मा जी ने कहा कि ये सारी बीमारी पाली गई है नहीं। आप 370 लगाए रहेंगे, वहां से पंडितों को भगा दिया गया, तो जब आप वोट करेंगे तब वो सरकार बन ही नहीं सकती है। हाँ। भारतीय वहां बस नहीं सकते हैं। वहां के नागरिक जो है अगर बाहर शादी करते हैं तो बाहर जिससे शादी करते हैं उसको भी वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कानून धरती पे कहीं नहीं है। अगर आप अमेरिका में अमेरिकन नागरिक से शादी करते हैं तो वो अमेरिकन नागरिकता उसको मिल जाती है। बिल्कुल। कश्मीर में रहने वाले को अगर उसके बाहर शादी करी, लड़का हो या लड़की, उसको अंदर वहां नहीं रह सकते। ये सुनंदा पुष्कर के केस में उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं वहां मतलब नहीं खरीद सकती हूँ क्योंकि मैंने बाहर शादी कर ली है। तो जहां इस तरह की आपने एक कानून बना रखा है, ये 12 बीमारी है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। आज पत्थरबाज हैं, कल गुलेलबाज आ जाएंगे, परसों सड़क तोड़ आ जाएंगे, कोई ना कोई घटना तो घटती रहेगी इस तरह की। तो ये हम चाहते नहीं है कि ये बीमारी खत्म हो। बिल्कुल। और भारत सरकार जिस तरह से बात हो रही है, और देश का सवाल है, देश से बड़ी कोई सरकार नहीं होती है, तो ये स्टेप लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से राजेश भाई ने कहा कि वादे हुए थे, एक सर काटोगे तो 10 सर काट लाएंगे, 56 इंच का सीना, तो जनता सवाल करती है। चैनल 1 के माध्यम से हम लोग भी ये सवाल कर सकते हैं कि भाई सवाल ये है कि हमारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा करता है, उनके चार्टर, उनके फौज के जो तैयारा, जो फौज का स्पेशल वहां जहाज होता है, उसमें बैठता है,
जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हर वक्त फौज के खतरे में है। कब फौज तख्ता पलट देगी प्रधानमंत्री का, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिस तरह से अभी पुष्परंजन जी और त्रिवेदी जी ने कहा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खतरा महसूस करता है और फौज की चापलूसी करती है पाकिस्तान सरकार कि कश्मीर में हंगामा ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि सरकार बची रहे। लेकिन जिस तरह से हमारे यहां से रिश्ते रखे गए, हमारे यहां मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश नहीं की गई, चूंकि सबकी जड़ जो है वो पाकिस्तान है। अगर पड़ोसी मुल्क हमसाये की बात करें तो जो जड़ है उस जड़ का इलाज जब तक नहीं होगा तो बीमारी दूर कैसे होगी। या तो हम चाहते नहीं है कि बीमारी दूर हो, बीमारी रहे ताकि कुछ उलझा हुआ मामला इस तरह का रहे, और हम बातचीत के दरवाजे हमेशा खोले रखते हैं, और जब बातचीत होती है कोई ना कोई अड़चन आ जाती। सर्जिकल ऑपरेशन हमने किया, नोटबंदी हमने की, किसी चीज से कोई कंट्रोल नहीं हुआ, आज भी वो चल रहा है उसी तरह। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें सोचना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या है और हम अपनी सरहदों को कैसे महफूज रखें, और पाकिस्तान और कश्मीर की परवाह बाद में करनी चाहिए। पत्थरबाजों और अलगाववादियों से बातचीत बाद में करनी चाहिए, पहले हमें देश हित की बात करनी चाहिए और इस सरजमीन को बचाने की बात करनी चाहिए। महबूबा की सरकार और मोदी की सरकार पे बाद में बात होनी चाहिए। राजीव कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी हमारे जो है पुष्कर रंजन साहब भी बता रहे थे, और अभी इरफान रसूल साहब भी हमारे सहयोगी बता रहे थे। मुद्दा इस बात का है, एक देसी कहावत है कि अगर चोर का इलाज करना है तो चोर का इलाज से पहले चोर की माँ की इलाज करने की जरूरत है। चोर की माँ समझ रहे हैं ना, जो उसको चोरी करना सिखाती है। दरअसल ये जो कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं, ये आतंकी लोग हैं, बड़ा सवाल ये है कि इनको सलाह कौन दे रहा है, इनको शेल्टर किसका प्राप्त है। इनका इलाज तो बाद में हो जाएगा, पहले इलाज उसका होना चाहिए जिसके शेल्टर में ये सब हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल के कार्यकाल में हमने भी देखा है, आप भी देखते थे, जब भी पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उनसे मीडिया एक सवाल किया करती थी कभी भी। पहली बात तो वो बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो इनका एक रटा रटा सेंटेंस था कि सही समय आने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। 10 साल में उन्होंने तो कोई सख्त कदम उठाए नहीं। जनता ने ये देखा कि ये तो कुछ सख्त कदम उठाएंगे नहीं, जनता ने सख्त कदम उठाए, सरकार बदली इस भरोसे से कि शायद ये कुछ अच्छा करेंगे जैसा इन्होंने किया था। ये भी उसी राह पर चल रहे। ऐसा ना हो कि जनता अगले 5 साल बाद फिर सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाए कि आप तो सख्त कदम उठाएंगे नहीं, हम उठा लेते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ 26 जनवरी को और 15 अगस्त को हमारे देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लाल किले से किया जाता है। तमाम ताकत लगा दी जाती है विदेशों को दिखाने के लिए और दुश्मन देशों को दिखाने के लिए कि मेरे देश की सेना और मेरे देश का सैन्य सिस्टम किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से निपटने के लिए, किसी भी हमले से निपटने के लिए हर तरीके से सक्षम है। और यहाँ हमारी सेना कुछ घटिया दलाल टाइप के नेताओं के शेल्टर में चल रहे आतंकवादी संरक्षणों से, गुलेलबाजों से और पत्थरबाजों से आ रही है। बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इनकी नींद कब खुलेगी, आखिर ये बार बार पैरामिलिट्री फोर्स कब तक घुटने टिकाते रहेंगे, इसका मैसेज क्या जाएगा। जो हमारे देश की सैन्य ताकतें ये बताती हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की हमारे पास इतना तामझाम है, क्या आज वो क्या जवाब देंगे इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारे सिपाही सरेंडर हो रहे हैं। बिल्कुल, पुष्परंजन के पास आते हैं। ये बड़ा सवाल है। आखिर में जाते जाते ये बताइए कि बात हम कर नहीं रहे, हुर्रियत से हमें बात नहीं कर रही, अलगाववादियों से हम बात नहीं कर रहे, पत्थरबाज हम पे पत्थर मार रहे हैं, यानी हमारी सेना पे पथराव हो रहा है। अब रास्ता कैसे निकलेगा? बातचीत भी नहीं होगी, पत्थरबाजों से हम बात नहीं करेंगे, सख्ती हम कर नहीं रहे, तो हल कैसे निकलेगा? आपने कभी देश के प्रतिरक्षा मंत्री को ये कहते हुए सुना है कि कश्मीर की स्थिति को मैं संभाल नहीं पा रहा था, जवाबदेही इतनी ज़्यादा थी कि मुझे गोवा वहाँ से छोड़ के रक्षा मंत्रालय छोड़ के गोवा जाना पड़ा। ये पहली बार किसी देश के प्रतिरक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, इसीलिए गए पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने। और ये है क्या, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को सबसे ज्यादा दिखाता है, नजीर है अपने आप में। अगर इसी तरह का बयान किसी दूसरे शासन में आया होता तो अब तक बवाल मच चुका होता है कि कैसे। तो ये नजीर है, सबसे बड़ा प्रमाण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा कमी है। अंदर ही अंदर वो प्लानिंग नहीं है आपके पास, उस इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं चाह रहे हैं, हाथ बांध देते हैं सेना का कई जगहों पर। जो चाहता है करना उसके भी आप हाथ बांध देते हैं, उसको भी आप आजादी नहीं देते, सेना का मोरल आप डाउन करते हैं। इस वजह से वो पतली गली देखता है और गोवा चला जाता है। ठीक है सर, शरद शॉर्ट में सर, आप इसके बारे में लास्ट टिप्पणी आपसे।
देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि बातें बंद करें, अभी सिर्फ सख्ती करें। जब ये सारी चीजें पत्थरबाजी वो सब बंद हो जाए, बात उसके बाद होगी। और बात के लिए जो है राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल हैं जो बातचीत कर सकते हैं। वहाँ 3-3 राजनीतिक संगठन, 4-4 राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं, वो बात करें, लेकिन अभी कोई बात नहीं करनी है। चलिए अभी शॉर्ट में 10 सेकंड सरकार के लिए उसूलों को कुर्बान करना ये हरगिज गलत है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये बताना होगा कि सरकार सेकेंडरी है, देश हित हमारे लिए पहले है, नेशनल इंटरेस्ट पहले है, देश को बचाना होगा। दरअसल हमें पाकिस्तान को समझाना होगा कि अब इसके पीछे जो ताकत भी है वो शायद और आगे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें एक वार्निंग देनी होगी। बिल्कुल, देश को बचाना होगा। यहाँ पे राजनीति करने की जरूरत नहीं, ना ही जिस तरीके से हो रही है सियासत उसकी, क्योंकि कुर्सी से प्यार नहीं, आपको देश से प्यार होना चाहिए। बातें करने से सिर्फ आप देशभक्त नहीं बन जाते, बल्कि आपको करके दिखाना पड़ता है। तो बड़ी उम्मीदों के साथ देश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, बिल्कुल बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ आए, चर्चा की। चूंकि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं था, एक बहस थी, एक निष्कर्ष था, एक वजह जानने की कोशिश थी कि आखिर कश्मीर के युवक के हाथ में पत्थर क्यों है और वो पत्थर कैसे उसके हाथ से छीना जा सकता है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।